उत्तराखंड में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया खेल महाकुंभ का शुभारंभ। सीएम धामी जल्द जिलों का करेंगे भ्रमण, जिला योजनाओं को देखेंगे। सीएम धामी ने कहा नई नीतियों को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने पंचायती राज अनुभाग से अधिसूचना की जारी। सरकार ने पंचायती राज के चुनाव कराने में जताई असमर्थता। आज पंचायत अध्यक्ष आपको बता दें ग्रहण करेंगे प्रशासक का कार्यभार। शुरू होगी चारधाम शीतकालीन यात्रा। चारधामों के प्रवास स्थलों के लिए शीतकालीन यात्रा होगी शुरू। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर महापंचायत देवभूमि विचार मंच ने रातों रात तैयार किया मंच। मस्जिद मोहल्ला इलाके में धारा 163 लागू। और प्रदेश में हादसों में घायलों को मिलेगा तत्काल सटीक इलाज। आपात चिकित्सा सेवाओं के लिए ट्रामा नेटवर्क तैयार। बड़े अस्पतालों की सुविधाओं के आधार पर जोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। सितारगंज रोटरी क्लब सितारगंज की तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में रुद्रपुर चैरिटेबल ब्लड बैंक के अंतर्गत आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष मित्तल ने बताया कि रोटरी क्लब समाज में जरूरतमंदों की सेवार्थ हेतु निरंतर कार्य कर रहा है। विषम परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार के कैंपों से रक्त की कमी को पूरा किया जा सकता है। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। शिविर के माध्यम से 50 यूनिट ब्लड को सुरक्षित ब्लड बैंक में पहुंचाया गया है। स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक 3 माह में एक बार रक्तदान कर सकता है और रक्तदान करने के उपरांत शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। हमारे द्वारा रक्तदान किया गया रक्तदान कई लोगों की जिंदगी भी बचाता है। तो 50 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ है इस शिविर में और इस शिविर के माध्यम से जो ब्लड एकत्रित हुआ वो ब्लड बैंक में एकत्रित किया गया है। ज़रूरतमंदों के लिए इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं और इस कैंप में 50 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ है। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। रक्तदान महादान और ब्लड देने से कोई कमी नहीं होती है। 72 घंटे के अंदर ब्लड दोबारा जो है सर्कुलेशन हो जाता है और 3 महीने में हम लोग एक बार ब्लड दे सकते हैं। आज रोटरी क्लब सितारगंज के माध्यम से बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर लगा है और सबसे बड़ी विशेषता ये रही इस शिविर की कि यहाँ पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। लगभग 10 महिलाओं ने भी यहाँ पर ब्लड दिया है और बड़ी खुशी की बात होती है कि इस प्रकार के आयोजनों में अगर महिलाएं, हमारी मातृशक्ति अगर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगी तो लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा और ये संदेश बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कई भ्रांतियाँ इस प्रकार की होती है कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है। ऐसा नहीं होता है और सितारगंज के अंदर जितने भी हमारे यहाँ कैंप लगते हैं उन कैंपों में बहुत अधिक मात्रा के अंदर लोग बढ़ चढ़ करके इस शिविरों में अपने ब्लड का दान करते हैं और ब्लड से किसी न किसी का जीवन हम बचा सकते हैं। तो मैं ये संदेश दूंगा सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के कैंपों में पहुंच करके अपनी सहभागिता करें और लोगों के जीवन को बचाने में अपना मददगार साबित हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद को लेकर देवभूमि विचार मंच द्वारा रविवार को महापंचायत का आयोजन किया गया। आपको बता दें उत्तरकाशी में हो रही है महापंचायत। हनुमान चालीसा से इसकी शुरुआत हुई। इस महापंचायत में कई हिंदुवादी नेता पहुंचे। आपको बता दें आयोजन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर के 7 जोन में और 15 सेक्टर में कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया और निगरानी बढ़ाई गई। यातायात को डाइवर्ट किया गया और शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। महापंचायत की निगरानी ड्रोन से भी की जा रही है। वहीं रामलीला मैदान में मस्जिद विवाद पिछले 4 माह से शांत नहीं हो पाया है। इस मुद्दे पर 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जनाक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में 9 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हुए थे। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी। इस विवाद को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने पंचायत का आयोजन किया है।
वहीं देर शाम प्रशासन ने इस महापंचायत के आयोजन को सशर्त अनुमति दी थी। इसके बाद से ही मंच से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता आयोजन स्थल पर मंच तैयार करवाने और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में जुट गए। आयोजकों का कहना है कि यह महापंचायत केवल हिंदू समुदाय की एकजुटता का प्रदर्शन है। देखिए हम माँ गंगा के उद्गम स्थल के रहने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, पेवर जिसको कहते हैं कि धार्मिक नगरी है, और कई प्रकार के जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, उससे जगह जगह गांव में, चाहे वो फेरी के रूप में, चाहे किसी का माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत है, चिंतित हैं। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई, इसमें जो भी बातें महापंचायत जो करेंगे तो उसमें बात होगी। और आज हम काशी विश्वनाथ की धरती उत्तरकाशी से पहुंच चुके हैं और यहाँ से तमाम सभी महापंचायत आयोजक मंडल, महापंचायत के कर्ता धर्ता जो लोग हैं, उनसे अपील करूंगा कि आज इस महापंचायत का कोई बड़ा अर्थ निकलना चाहिए, कोई बड़ा मैसेज आना चाहिए कि महापंचायत ने ये बहुत बड़ी घोषणा की है। तो आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए, आयोजक मंडल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का आज 60वां स्थापना दिवस है। जहां देश भर में धूमधाम से ये स्थापना दिवस मनाया गया, तो वहीं डोईवाला के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति के साथ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग सेंटर डोईवाला के कमांडेंट महेश नेगी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि आज हमारे लिए बड़ा गर्व करने वाला दिन है, क्योंकि आज हम अपने परिवार के साथ बीएसएफ का स्थापना दिवस मना रहे हैं। डोईवाला में हुए कार्यक्रम में वर्तमान और पूर्व बीएसएफ अधिकारी और जवानों ने अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए सभी और धूमधाम से स्थापना दिवस मनाते नजर आए। इस दिन को परिवार के साथ पूर्व और मौजूदा सैनिकों ने एंजॉय किया। तो 24 साल पहले रिटायर हो गया था, और जिस हिसाब से बीएसएफ का काम कर रहा है, यहाँ पर नेगी साहब हैं, अपने नेगी, सारे लोग, इसका मेरे ख्याल से कितनी तारीफ की जाए कुछ नहीं। और इसका श्रेय जाता आप लोगों को, श्रेय जाता है पब्लिक को, श्रेय जाता हमारे मीडिया को, जो हमारे को आगे आकर के हौसला बढ़ाते हैं। आप देखिए कितनी कठिन समस्याओं से हमारे भाई लोग गुजर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की हाइट्स पर हो, और चाहे राजस्थान की और गुजरात में हो, चाहे बंगाल में हो, कैसी हुआ है। और यहाँ पर आज ऐसा मौका, हमारे कुलीग है महेश जी, इन्होंने सबको बुलाया। आज जैसा आपको विदित है कि आज बीएसएफ अपना 60वां रेजिंग डे मना रहा है, और इस दिवस पे बीएसएफ के सारे यूनिट सेक्टर फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम भी हो रहे हैं, जिसमें एक बड़ा खाना भी आयोजित किया जा रहा है, जिसको प्रहरी भोज कहते हैं। जिसमें हमारे अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और अन्य कार्मिक, उनके फैमिलीज़ और हमारे वेटरन्स सारे साथ होके इस दिवस को मनाते हैं, जोशो खरोश, और जो है आगे के लिए तैयार सीमा सुरक्षा बल के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। आज जो है आपको पता है कि बीएसएफ जो है 1 दिसंबर 1965 को खड़ी हुई थी, और जो है आज सीमा की चुनौतियों और जो है इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करने के बावजूद भी, और कई प्रतिस्पर्धा और कई तरह के कामों में बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों और क्षेत्र व जिला पंचायत के कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि प्रदेश सरकार ने इस बार नई प्रथा लागू करते हुए जिला पंचायतों, जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त किया है। इसके चलते इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने को विधिक रूप से गलत करार देते हुए प्रशासक नियुक्त किए गए जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक के पद से हटाए जाने की मांग की है। इसी क्रम में आज विकासनगर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात ने भी इसे असंवैधानिक करार दिया। नव प्रभात ने पत्रकारों को अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने मनमाना रवैया अख्तियार किया है। साथ ही कहा कि संवैधानिक रूप से किसी भी चुने गए प्रतिनिधि को प्रशासक नियुक्त किया जाना गलत है, क्योंकि न तो निकाय और न ही पंचायतों में कोई ऐसी व्यवस्था है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला पंचायतों में आने वाले करोड़ों के बजट को ठिकाने लगाने के लिए इस परंपरा को शुरू किया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के साथ ही अन्य लोगों को भी इस परंपरा का विरोध दर्ज कराने की बात कही। कल जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में जो एक्सटेंशन प्रदान किया है, मेरा ये कहना है कि वो ना संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल है, ना वो राज्य के पंचायती राज अधिनियम के अनुकूल है, ना वो हमारी परंपराओं के अनुकूल है। और ऐसी परिस्थिति में जब पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया जाना पूरी तरह से लोकतंत्र, संविधान की व्यवस्थाओं को खंडित करता है और राज्य सरकार को अपना ये आदेश वापस लेना चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि आदेश केवल इसलिए जारी किया गया कि जिला पंचायतों में बहुत अधिक बजट उपलब्ध है और उस बजट को खुर्द-बुर्द करने के लिए आनन फानन में कल ही जिला पंचायतों की एक बैठक करी गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के रायपुर में खेल कल्याण निदेशालय में खेल कुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने विभिन्न खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को इस अवसर पर 50 लाख व 2 लाख व 1 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए गए हैं। खेल महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों के आगे आने का बेहतरीन अवसर है ये, और आने वाले समय में इन्हीं खेल प्रतियोगिताओं से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाएंगे। हुए और ये सलामी ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जनपद चंपावत की खेल प्रतिभाएं राज्य स्तरीय आयोजन में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। जनपद हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं, जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला भवानीगंज इलाके में एक युवती ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर में कैमरे में लगे पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के परिजनों में जहां एक और कोहराम मच गया, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नायाल ने बताया कि मोहल्ला भवानीगंज निवासी 21 वर्षीय कंचन नाम की युवती ने अज्ञात कारणों के चलते घर में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इसके साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए, आज दिनांक 1/12/2024 को दोपहर के समय में कंचन पुत्री मुकेश निवासी भवानीगंज, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, उसके द्वारा अपने घर में पंखे में लटक कर फांसी खाकर आत्महत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। बाकी अज्ञात कारणों का जो भी कारण रहेगा उसकी पूछताछ की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गढ़वाल मंडल के एसएसबी गुरिल्ला संगठन की आवश्यक बैठक श्रीनगर में आयोजित हुई है। आपको बता दें, संगठन के प्रदेश संयोजक एवं जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट सहित पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष टिहरी दिनेश प्रसाद गैरोला, प्रदेश संयोजक सुमित चौधरी एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट ने इस दौरान कहा कि गुरिल्ला संगठन विद्या 18 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में 2004 में वहां की सरकार ने गुरिल्लाओं को नौकरी व पेंशन का लाभ दिया, लेकिन कई बार उत्तराखंड की प्रदेश सरकार से वार्ता होने के बावजूद गुरिल्लाओं की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिसंबर तक गुरिल्लाओं की नौकरी व पेंशन की मांग पूरी नहीं की जाती तो 17 दिसंबर से उत्तराखंड के गुरिल्ला देहरादून कूच करेंगे और 18 दिसंबर से अनिश्चितकालीन के लिए सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर कई गुरिल्लाओं द्वारा आगामी 19 दिसंबर को आत्मदाह की चेतावनी तक दी गई है। जी सर, सरकार से इसलिए हम परेशान हैं कि ये आश्वासन दे रहे हैं और अग्निवीर तो अब ही पहले के अग्निवीर हम थे, जो कि चीन ने भारत के पास कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी थे और यहाँ मतलब फौजी जितने थे अचानी थे, सारे देश को कुर्बान मार दिया था। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं लक्ष्मी देवी भट्ट ग्राम बागवान से हूँ और मैं 1993 में हम लोगों ने ये एसएसबी की ट्रेनिंग ली है। तो सरकारें आज हमको लगातार लड़ते लड़ते 18 साल हो गए। पता नहीं क्या वजह है कि सरकार या तो सरकार साफ रूप से मना कर दे कि हम तुमको कुछ दे ही नहीं सकते हैं, और एक तरफ जहाँ सरकारों ने वहाँ मणिपुर में जो ये पैकेज दिया है तो हम उसी की तर्ज पे अन्य प्रदेशों के गुरिल्ला हमारे अपनी मांग रख रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा प्रणाम। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं, एक तो पेंशन है, दूसरा नौकरी है और तीसरा आश्रितों का लाभ है और महिलाओं को 33%। प्रधानमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो 18 सालों से हम हड़तालें कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। मांगा को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है और अगर हमारी 17 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 18 दिसंबर को सब गुरिल्ले सीएम आवास काज करेंगे, आमरण अनशन होगा, यहाँ तक कि आत्मदाह करने के लिए सभी गुरिल्ले तैयार हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टेहरी नाबार्ड व सारा द्वारा आरगार्ड गोदरे व कराए जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में खेती व बागवानी की अत्यधिक संभावना है, जिस हेतु इस गदेरे में स्रोत व वर्षा के पानी को संरक्षण करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकेगा तथा बढ़ते पलायन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नागेश्वर सौण क्षेत्र के अंतर्गत बोंगा दाल्ला गांव के मध्य नाबार्ड व सारा के माध्यम से आरगार्ड गदेरे पर
कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। इस गदेरे पर चेक डैम, खंतियां, वृक्षारोपण आदि कार्य किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांवों को इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन कार्यों में कन्वर्जन की जरूरत है तो उन्हें मनरेगा से जल्दी किया जाए। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सड़क के किनारे झाड़ी कटान व साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से और सारा जो हमारा जल संरक्षण अभियान है उसके माध्यम से चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। उसी को आज निरीक्षण करने गया था। उसी में हमने देखा कि क्या कहाँ पे हम जल स्रोत को टैप कर सकते हैं ताकि जो बारिश का पानी है उसको हम रोक सकें। और इसके साथ ही वहाँ पे अच्छी खासी कृषि होती है और कृषि और उद्यान के कई वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हम प्रस्तावित कर रहे हैं जिससे उस घाटी में आय बढ़ सके और पलायन भी रुक सके। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत गदरपुर के श्याम नगर वार्ड नंबर 7 में गरीब और बेघर लोगों के लिए 928 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से लगभग 750 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब व्यक्ति को एक स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आवास मात्र 6 लाख रुपए में उपलब्ध है, जिसमें लाभार्थियों को केवल 3 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। शेष 3 लाख रुपए की धनराशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। आवासों में 2 बेडरूम, 1 बालकनी, किचन और बाथरूम, टॉयलेट की सुविधाएं शामिल हैं, जो आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की रीजनल मैनेजर सुमन देवी ने लोगों को बैंक की पॉलिसी और लोन प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से लोन लिया जा सकता है। जानकारी के बाद कई लाभार्थियों ने बुकिंग प्रक्रिया शुरू की है। स्थानीय निवासी इस योजना को लेकर उत्साहित हैं। लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना से न केवल उनका सपना पूरा होगा बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी आएगी। प्रोजेक्ट का नेतृत्व सारी इसकी जो वो है फिजिकल प्रोग्रेस हमारी वो मैनेज करते हैं। और इस प्रोजेक्ट में जैसे 6.5 लाख का मकान है जिसमें सरकार 3.5 लाख की सब्सिडी दे रही है, तो ये मकान 3 लाख का पड़ेगा एक लाभार्थी को। आज हमारा मेन मोटिव ये था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम इसलिए आयोजन करा था कि जो लाभार्थी है उन्हें सूचना देनी थी कि ये जो किस्तें होंगी जो बैंक इनका लोन कर रहा है वो टाइम पे उनकी किस्तें भरते रहे। तो हमारा कार्यक्रम जस्ट अभी समाप्त हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं हमने एक सैंपल फ्लैट भी रेडी करवाया था। आज हमारा प्रोग्रेस मेन ये था कि हम 1,000 रुपये की छूट दे रहे हैं जो भी लाभार्थी हमारा बुकिंग कराता है। 5,000 से नहीं 4,000 से वो बुकिंग करा सकता है हमारे यहाँ पे। और हमारा बुकिंग ऑफिस जो है वो गदरपुर में हजारीलाल पेट्रोल पंप के बगल में है। इसमें पूर्व से बैंक लोन देने के लिए तैयार है और बाकी क्या क्या कागज है? इसमें सरकार का जो टाइप है वो उद्यम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से हुआ है, जिला सहकारी बैंक है, और ये 295 का लोन कर रहे हैं जिसकी। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है। अगर जैसे इनके पास इतना अमाउंट नहीं है एक साथ एक मुश्त जमा करने को, या एक साथ जमा नहीं कर सकते 3 लाख रुपए, तो ये हम बैंक वाले इनको 10 साल में ये लोन पूरा करवाने की, इनको जैसे 10 साल का हम इनका एक किस्त बना ले रहे हैं, मासिक किस्त 4,000 की, जिसमें कि ये पूरा अमाउंट एक साथ ना दे के अलग अलग कम छोटी किस्तों में इसको पूरा कर सके। डॉक्यूमेंट क्या जमा करना पहले? इसमें इनका 2015 से पहले का यहाँ का स्थानीय वो होना चाहिए, उत्तराखंड निवासी का। जो लोग नहीं जानते डरते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें यह बैंक इनको छोटी किस्त में, आसान किस्तों में ये लोन उपलब्ध करवा रहा है। इसमें यह है कि इनको इंटरेस्ट इसमें 9% इंटरेस्ट है। अगर ये जल्दी जमा करना चाहें तो अब पहले भी कर सकते हैं जमा, इसमें इनको ब्याज में छूट मिल जाएगी।
तो उत्तराखंड की खबरों के बीच दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आप विधायक नरेश बलियान की गिरफ्तारी के बाद जाट समाज ने भाजपा सरकार के खिलाफ उग्र रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी रिहाई नहीं हुई तो इसका राजनीतिक खामियाजा पार्टी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। समाज ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए यह ऐलान किया है कि बलियान की रिहाई के बिना भाजपा को जाट वोट बैंक का समर्थन मिलना मुश्किल होगा। गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए जाट समाज ने इसे समुदाय के सम्मान और अधिकारों पर हमला करार दिया है। समाज के नेताओं ने कहा कि यह मामला केवल नरेश बलियान का नहीं बल्कि पूरे जाट समाज की अस्मिता का सवाल है। उन्होंने भाजपा पर समुदाय के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन को और व्यापक बनाने की योजना बनाई है। जाट समाज के बैनर तले आयोजित कई सभाओं में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपने समुदाय के नेता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि यदि जल्द ही बलियान को रिहा नहीं किया गया तो भाजपा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कि हमारा जाट समाज एक ऐसा समाज है कि जो देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए और अपने समाज के लिए इतना अड़ियल समाज है कि किसी हालत में पीछे नहीं रखता। हम लोकतांत्रिक ढंग से भी जानते हैं करना और ताकत से भी करना जानते हैं। अगर कोई लोकतांत्रिक ढंग से कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम अपनी बात मनवाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। अब आने वाले चुनाव में अगर हमारे नरेश बलियान जी को हमारे समाज के जो बहुत कर्मठ MLA हैं उत्तम नगर से 2 बार MLA रहे हैं, ये हमारे समाज से है, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी मांगों को देखते हैं, हमारे समाज की समस्याओं को समझते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई की गई और उनके केस वापिस नहीं लिए गए तो हमारा जाट समाज, पूरा दिल्ली का जाट समाज, पूरे भारत का जाट समाज इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को एक ऐसा सबक सिखाएंगे, क्योंकि हम संगठित हैं और संगठित रहेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे बीजेपी याद रखिए। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।